सब्जेक्ट मैथ। आज अपना कालांश रहेगा सेकंड पार्ट टू के अकॉर्डिंग आज अपन पढ़ेंगे। जैसे मैंने पार्ट वन के अंदर बताया था चैप्टर नंबर फर्स्ट, अपना जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है समुच्चय, जिसको बोला था मैंने सेट। चैप्टर नंबर एक समुच्चय, जिसको बोलते हैं सेट। तो क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ, आज अपना रहेगा पार्ट टू, यानी मैथमेटिक्स का सेकंड कालांश के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 का अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है समुच्चय या सेट। एक बार मैं पार्ट 1 की कुछ पॉइंट को वापस एक बार अगेन आपको सामने रिव्यू कर रहा हूं। अपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सेट पढ़ा था। सेट को बोलते हैं समुच्चय, और इसको बताने के लिए जो मैथमेटिशियन था उसका नाम था जॉर्ज कैंटर। अपने सबसे पहले ये पॉइंट पढ़ा था। सेट क्या होता है? तो किसी भी अवयव या वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, यानी किसी भी वस्तु या किसी भी अवयव को जमाना एक संग्रह के रूप में। दूसरी चीज, सेट यानी जो समुच्चय होता है वो निश्चित होता है। निश्चित अवयवों का ही अपन समुच्चय बना सकते हैं, अनिश्चित अवयवों का अपन समुच्चय नहीं बना सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट थी सबसे। सेट यानी समुच्चय क्या होता है? यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, जिसको अपने इंग्लिश में कहा था वेल डिफाइंड। ये मैंने पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग बताया था। फिर मैंने समुच्चय के क्या बताए थे? अवयव बताए थे। तो अवयव के अंदर अपने सामने ये दो सिंबल आए थे, एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब अवयव है और इसका मतलब अवयव नहीं है। ये दो चीजें अपने पढ़ी थी। इसका मतलब तो अवयव है और इसका मतलब होता है अवयव नहीं है। तो एक तो अपने सबसे पहले पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग समुच्चय पढ़ा था। सेकंड पॉइंट अपने पढ़ा था समुच्चय के अवयव। इसी तरह से समुच्चय को अपने दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसके अंदर सबसे पहला अपना जिसको अपने नाम दिया था निरूपण। समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। निरूपण के अंदर अपने पास दो विधियां आई थी। पहली विधि का नाम था रोस्टर रूप और दूसरी विधि का नाम था सारणी निर्माण रूप, जिसको बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। तो अपने पास ये दो रूप आए थे, सारणी निर्माण रूप। ये अपने पार्ट 1 के अकॉर्डिंग कुछ समुच्चय यानी सेट के बारे में अपने बात किया था। आज अपना पार्ट 2 के अकॉर्डिंग मैं इस जो अपने टॉपिक का अध्ययन किया है, जिस टॉपिक के बारे में समझा है, उसी टॉपिक के आज को अपन एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं, जिससे अपने क्या कि कुछ पॉइंट क्लियर हो जाए। तो आज इसी टॉपिक को मैं देखते हुए एक्सरसाइज 1.1 की ओर बढ़ रहा हूं और आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन का आपको क्या करना है? अध्ययन करना है। जैसे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आपको देखना है, समझना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, देखिए एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा समुच्चय है, और है तो उसका औचित्य बताइए। आपसे ये पूछा गया है पहला सवाल, समुच्चय कौन कौन से हैं, या ये है समुच्चय कौन से हैं। कौन से हैं तो उसका आपको क्या बताना है? औचित्य बताना है, यानी ऐसा क्यों है। तो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए, समुच्चय यानी सेट उसी का बनता है जो सुपरिभाषित होता है। सुपरिभाषित का मतलब जिसका अपन को पता होता है, यानी परिमित। किसी भी अवयव या अपरिमित है उसका अपन सेट यानी समुच्चय नहीं निकाल सकते। जैसे मैं जनरली आपके सामने पहला सवाल लेके आ रहा हूं। पहला सवाल इन्होंने आपके सामने ये पूछा है, जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आपसे ये पूछा है जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। तो आप बता सकते हैं जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। आपको पता है एक वर्ष के अंदर 12 महीने हो गए, तो ये परिमित हो गया। जो आपको अवयवों की संख्या फिक्स पता चल गई, तो इसका आप समुच्चय बना सकते हैं। तो जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसका समुच्चय बनता है। तो क्या हो जाएगा? वर्ष के 12 महीने होते हैं जो जेड से अक्षर प्रारंभ होते हैं, तो जेड से अक्षर प्रारंभ वाले कौन सा है? जनवरी। तो इंग्लिश में लिखेंगे ज्यादा समय में आ जाएगा,
जनवरी। दूसरा कौन सा हो जाएगा, मार्च, अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, जून। जून के बाद कौन सा हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक बार वापस चेक कर लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपसे पूछा है जेड से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह, तो जनवरी, जून और जुलाई जो निश्चित है, ये अपने को पता है 12 महीने होते हैं और उसमें 3 अपने को पता है। अगर मैं ये कहता वर्ष के महीनों की संख्या बहुत ज्यादा होती, मेरे को पता ही नहीं, तो मैं कौन कितने संग्रह लेता, तो मेरे को थोड़ा सा इसका औचित्य मैं नहीं बता पाता। तो इसका औचित्य का मीन ये होता है कि जिस अवयव या वस्तुओं का संग्रह मेरे को पता होता है, जो परिमित होता है, उसी का समुच्चय निकलता है। यह आपका था पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे पूछा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह, लेखक का संग्रह। अब भारत के अंदर 10 प्रतिभाशाली लेखक कौन से हैं? अब ये जो मेरे पास संग्रह है ये परिमित नहीं है, इसका संग्रह का कोई औचित्य नहीं। अब 10 प्रतिभाशाली लेखक कौन से हैं? मैं इसका प्रतिभाशाली हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे इन्होंने पूछे 10 प्रतिभाशाली बताने, तो भारत के अंदर 10 प्रतिभाशाली लेखक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन। पहला सवाल था कि वर्ष में महीनों का संग्रह, तो मैं बता सकता हूँ वर्ष के महीनों का संग्रह जो जे से शुरू होते हैं, तो वो निश्चित हो गया। अब भारत के अंदर 10 प्रतिभाशाली लेखक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो आपको इसके अंदर लिखना है कि ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब लेखक 10 हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते, तो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। सीधा आपको यही लिखना है एक वर्ड के अंदर। इसी तरह से तीसरा सवाल आप देखिए सामने। तीसरा सवाल आपके सामने इस प्रकार है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताइए। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, बल्लेबाजों का संग्रह। अब अपने को क्या बताने हैं, खिलाड़ी बताने। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का, जो क्रिकेटर पूरे वर्ल्ड के ऐसे कितने हैं खिलाड़ी जो सर्वश्रेष्ठ है। अब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यानी ये भी एक विश्व के अंदर पूरा आ गया। अब यहाँ तो सी बात थी भारत की प्रतिभाशाली लेखक हो भी सकते हैं, नहीं भी, दोनों कंडीशन अपने पास है। यानी अपन ये नहीं कह सकते निश्चित होंगे, नहीं भी हो सकते। इसी तरह से यहाँ पे विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। अब यहाँ पे विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी अपन को लिखना है सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। सुपरिभाषित का मतलब होता है निश्चित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अपने पास दोनों कंडीशन आती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पहले का कौन कौन से समुच्चय है या नहीं, उसका अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह बताइए। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह बताइए। आप जैसा आप जिस कक्षा के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उस कक्षा की संख्या की, बच्चों की संख्या क्या रहेगी, सीमित रहेगी। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने रखा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आप बता सकते हैं किसी कक्षा के अंदर 30 बच्चे होंगे, किसी कक्षा के अंदर 40 बच्चे होंगे, किसी कक्षा में 50 बच्चे होंगे, किसी कक्षा में 60 बच्चे होंगे। तो एक निश्चित अनुपात आप बता सकते हैं प्रत्येक कक्षा में। आप ये नहीं कह सकते कक्षा के अंदर कितने भी बच्चे हो सकते हैं, ऐसा नहीं। कक्षा के अंदर जो विद्यार्थियों की संख्या रहती है वो क्या रहती है, निश्चित रहती है। तो अब यहाँ पर आपकी कक्षा के सभी बालकों, जो भी कक्षा होगी, 6वीं होगी, 7वीं होगी, 8वीं होगी, 9th होगी, 10th होगी, 11th होगी, 12th होगी, तो उसमें जो विद्यार्थियों की संख्या रहती है वो क्या रहती है, निश्चित रहती है। जैसे सपोज करो कक्षा के अंदर विद्यार्थियों की संख्या 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है। तो ये अपने पास जो एक है वो क्या है, परिमित संग्रह है। यानी कक्षा के अंदर विद्यार्थियों की संख्या क्या रखते हैं, निश्चित है। आप ये नहीं कह सकते अनिश्चित है। तो ये कैसा रहेगा,
सुपरिभाषित संग्रह है। तो सुपरिभाषित संग्रह है, यानी इसका अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मगर ये नहीं है कि अभी इस पे ये नहीं है कि कक्षा के अंदर कितने, मगर उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह पहले का जो क्वेश्चन नंबर है 5 वो इस प्रकार आपके सामने देखिए, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब आप यहां देख सकते हैं 100 से कम इन्होंने फिक्स कर दिया, यानी क्या हो गया, संग्रह निश्चित हो गया। तो अपन यहां कह सकते हैं, पहले कह सकते हैं कि ये कैसा हो जाएगा, यानी सुपरिभाषित संग्रह है, यानी इसका समूह अपन बना सकते हैं। तो इन्होंने कहा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम कौन से होंगे, जैसे प्राकृत संख्या 1 से शुरू, 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसका संग्रह 100 से कम यानी लास्ट 100 तक, बाकी सब 100 से कम। तो इसके अपने पास क्या आ गया, एक निश्चित अपने पास अवयवों की संख्या आ गई। 100 से कम यानी लास्ट कहां तक आ गया, 99 तक अपने पास अवयवों की संख्या क्या हो गई, निश्चित हो गई। तो ये अपन कह सकते हैं कि ये सुपरिभाषित संग्रह है। जहां पर अवयवों की संख्या निश्चित होती है वो कैसा कहलाता है, सुपरिभाषित संग्रह। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने इस प्रकार है, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। उपन्यासों का संग्रह। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे जो क्वेश्चन अपना, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो आप देख सकते हैं कि जो प्रेमचंद थे, जो कवि थे, उन्होंने अपना उपन्यासों का एक फिक्स, इन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं, जैसे कह सकते हैं इनके उपन्यास जैसे जनरली 5 7 10 20 30 40, इन्होंने जितने भी अपने उपन्यास लिखे हैं तो वो उपन्यासों की संख्या क्या है, निश्चित है। कितने भी इन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे हैं तो इसके अंदर जो अवयवों की संख्या वो क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। तो अवयवों की संख्या निश्चित है। अवयवों की संख्या निश्चित है, यानी ये भी कैसा रहेगा, सुपरिभाषित संग्रह है। अवयवों की संख्या निश्चित है तो ये भी कैसा रहेगा, सुपरिभाषित संग्रह। अपने बात की थी समूचय को किस में लिखते हैं, समूचय को बड़े अक्षर से लिखा जाता है। समूचय में प्रत्येक अवयव के बीच कॉमा लगाया जाता है। समूचय में जो समान शब्द है उसको रिपीट नहीं किया जाता है, उसको एक बार लिखा जाता है। कुछ चीजों का अपने को क्या रखना है, समूचय के अंदर ध्यान रखना है। इसी तरह से आगे क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 पहले का क्वेश्चन नंबर 7 अपने सामने इस प्रकार है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह बताइए। सभी समपूर्णांकों का संग्रह बताइए। तो यहां पर अपने पास फिक्स हो गया, सभी समपूर्णांकों का संग्रह बताइए। तो सभी समपूर्णांक कौन से होंगे, जैसे मैं सम से बात करूं तो 0। पूर्णांक, यहां पर एक वर्ड आ रहा है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, 0 के सह जाएंगे धनात्मक, 0 के सह जाएंगे ऋणात्मक। जहां पर धनात्मक व ऋणात्मक दोनों संख्या होती है उसको कहते हैं पूर्णांक। तो यहां पर अपने पास सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो +-1 +-2 +-3 कहां तक है, इन्होंने कहा सभी। अब सभी सम संख्या तो अनंत तक होती है, कितने अपन लेंगे। तो यहां पर एक तरह से ये देखें तो अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, अब अनंत तक है, मगर इन्होंने ये कह दिया समपूर्णांकों का संग्रह। तो ये अपने पास संख्या वापस कैसे आ रही है, निश्चित आ रही है, यानी इसका संग्रह अपन बना सकते हैं मगर एक परिमित संख्या नहीं। फिर भी अपन कह सकते हैं इसका समूचय बन रहा है, तो ये भी कैसा रहेगा, सुपरिभाषित संग्रह है। ये अपना क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट, और फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर था 7। इसी तरह से अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8
8वां क्वेश्चन अपने सामने इस प्रकार है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जैसे मैं जनरली बात करूं कि जो भी अपना चैप्टर चल रहा है, जैसे चैप्टर नंबर अपन फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं, यानी जैसे मैं एक्सरसाइज 1.1 लेके जा रहा हूं, तो अपने पास 1.1 के अंदर कितने सवाल हैं? जैसे मैं कहता हूं अपने पास 1.1 के अकॉर्डिंग 6 क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं, तो 6 सवाल हैं, यानी इसका संग्रह क्या हो गया? निश्चित हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये अपने पास जो अवयवों की संख्या क्या हो गई? निश्चित हो गई। और अवयवों की संख्या निश्चित हो गई तो अपन कह सकते हैं कि कैसी संख्या हो जाएगी? यानी अवयवों की संख्या निश्चित है तो ये हो जाएगा सुपरिभाषित संग्रह। कैसा संग्रह हो गया? ये सुपरिभाषित संग्रह। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर पहले का 9 जो अपने सामने इस प्रकार है, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व में सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व के अंदर खतरनाक जानवर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब होंगे तो कितने हैं, नहीं होंगे तो कितने नहीं हैं। तो अपने पास ये भी एक समूचे जो है वो परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे वही वापस, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो पहले सवाल के अंदर अपन से ये पूछा है किसका समूचे निकलता है और किसका समूचे नहीं निकलता है। तो जैसे अपने पढ़ा था समूचे के अवयव, रोस्टर रूप और सारणीबद्ध रूप। तो सबसे पहले अपन को ये चीज सीखनी है कि किस किस का समूचे निकलता है और किसका समूचे नहीं निकलता है। तो ये अपने एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल था। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा सवाल। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो अपने सामने इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक समूचे दे रखा है, a बराबर 1 2 3 4 5। ठीक, आपको समूचे के अंदर 5 और 6 अवयव आपको निश्चित दिए हुए। आपसे पूछा गया है कि कौन सा अवयव है या कौन सा अवयव नहीं है। मैंने इस सिंबल के बारे में आपको बता दिया। इस सिंबल का मतलब होता है अवयव है या नहीं है। अब आपको क्या अलग अलग सवाल इन्होंने दे रखे हैं। जैसे पहला सवाल 5 डॉट 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 a, दूसरा सवाल 8 डॉट 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 a, तीसरा सवाल 0 डॉट डॉट a, चौथा सवाल, कुछ सवाल आपके सामने दे रखे हैं 4 डॉट डॉट a, पांचवा सवाल 2 डॉट डॉट a, छठा सवाल 10 डॉट 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 a। यहाँ पर अपने को एक समूचे दे रखा है। इसकी क्या खासियत होती है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। समूचों को हमेशा कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है, नहीं बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। मंझला ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। अवयवों के बीच में क्या होता है? अर्धविराम, जिसको अपन कॉमा बोलते हैं। इन सब चीजें लागू होती है तब समूचे का निर्माण होता है। देखिए इधर, क्या 5 a का अवयव है या नहीं, यानी 5 a के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सिंबल लगाना, यानी अवयव है। 8 a के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, अवयव नहीं है। 0 a के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, अवयव नहीं। 4 a के अंदर आ रहा है, अवयव है। 2 a के अंदर आ रहा है, अवयव है। 10 a के अंदर आ रहा है तो अवयव नहीं है। तो इस तरह से अपन अवयव है या अवयव नहीं है इसकी पहचान अपन कर सकते हैं। तो ये अपना जो क्वेश्चन नंबर था वो कौन सा था? जैसे इसमें से सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है और अपने पास 6 नहीं है, ये इसके अवयव नहीं है। ये अपने पास सेकंड क्वेश्चन था जो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, कौन से अवयव है या कौन से अवयव नहीं है। तो आपको सीधा सा आइडेंटिफाई, आपको समूचे दिया हुआ आएगा, आपको ये पता करना है कौन सा अवयव है या नहीं। अगर अवयव है
तो आपको ये सिंबल लगाना है, अवयव नहीं है तब आपको ये सिंबल लगाना है। इसको बोला जाता है एप्सिलॉन, और ये इसको बोला जाता है नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन, बराबर नहीं है। इसका मतलब अवयव बराबर है, इसका मतलब अवयव बराबर नहीं है। तो ये अपने पास था एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल। इसी तरह से अपन आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा सवाल, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है रोस्टर रूप। कौन सा रूप पूछा गया है? रोस्टर रूप। तो एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा सवाल, रोस्टर रूप। आपको मैंने दो रूप बताए। किसी भी समूहों को निरूपण यानी उसको रिप्रेजेंट दो तरीके से कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला अपना आता है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप का मतलब होता है अवयवों को खोल के लिखना, समान अक्षरों को एक बार लिखा जाता है। ये सब रोस्टर रूप के नियम है। जैसे कुछ सवाल अपन करके देखते हैं। तो इन्होंने तीसरा सवाल अपने सामने दिया है। तीसरे का पहला, a बराबर x, x एक पूर्णांक, x एक पूर्णांक, और आगे पूछा है -3x7, ये अपने को दे रखा। इस रूप को अपन जनरली कहते हैं बिल्डर फॉर्म, जिसको बोलते हैं सारणी निर्माण रूप। ये अपना कौन सा रूप है? अब ये दे रखा सारणी, अपन को किस में लाना है? रोस्टर रूप। रोस्टर रूप का मतलब होता है अवयवों को खोल के लिखना। तो ये रोस्टर रूप आपके सामने, मैं इसको रोस्टर रूप में बदल रहा हूं। -3 सबसे छोटा है और 7 सबसे बड़ा है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और वापस मंजिला कोष्टक बंद। यानी सभी अवयवों को एक निश्चित संख्या के रूप में मंजिला कोष्टक के अंदर कॉमा का प्रयोग करते हुए अवयवों को लिखना, ये कहलाता है अपना रोस्टर रूप। और ये रूप जो कहलाता है वो सारणीबद्ध रूप कहलाता है। यानी ये अवयव कौन से उसकी जाति को बताना, वो कहलाता है अपना समुच्चय निर्माण रूप। तो ये अपना था रोस्टर रूप का पहला सवाल। इसी तरह से दूसरा सवाल आपके सामने तीसरे सवाल के अकॉर्डिंग, b बराबर x, 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या। तो आप बता सकते हैं 6 से कम प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5। ये 6 से कम क्या हो गई? प्राकृत संख्या, जो निश्चित अवयवों की संख्या होती है। इसी रूप को इन्होंने क्या कहा है? रोस्टर रूप। अगर मैं आपको ये सवाल देता तो आप सारणी रूप निर्माण बना सकते हैं, बना सकते हैं। आप लिखते x एक फलन है जो 6 से कम क्या है? प्राकृत संख्या। तो आप निर्माण रूप से रोस्टर रूप बना सकते हैं और रोस्टर रूप से आप निर्माण रूप बना सकते हैं। तो अपन जो अभी सीख रहे हैं वो कौन सा रूप सीख रहे हैं? रोस्टर रूप। इसी तरह से तीसरा सवाल आता है अपने पास रोस्टर रूप का, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 होता है। आपसे ये पूछा है 2 अंकों की ऐसी संख्या, 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनका योगफल कितना होता है? योगफल 8 होता है। आपसे ये सवाल इन्होंने पूछा है, 2 अंकों की ऐसी संख्या बतानी है जिनका योगफल कितना होता है? 8 होता है। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी है? स्टार्टिंग से आपको शुरू करना है, पेड़ बनाते हुए जोड़ा। 1 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए? तो 1 में जोड़ा 7, 2 में क्या जोड़े 8 आ जाए? 6, 3 में क्या जोड़े 8 आ जाए? 5, 4 में क्या जोड़े 8 आ जाए? 4, 5 में क्या जोड़े 8 आ जाए? 3, 6 में क्या जोड़े 8 आ जाए? 2, 7 में क्या जोड़े 8 आ जाए? 1। तो इस तरह से इस समुच्चय का निर्माण कर सकते हैं। यानी 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनको जोड़ने पर अपने पास क्या आना चाहिए? यानी योगफल उनका 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या बन रही है? 1 7 है, 2 6 है, 3 5 है, 4 4 है, 5 3 है, 6 2 है, 7 1 है। इसी तरह से अपन ले सकते हैं अगला। जैसे इन्होंने प्राकृत संख्या के बारे में बात नहीं की है, तो 8 और 0 भी हो सकता है, 0 और 8 भी हो सकता है, मगर 0 अवयव कभी भी पहले अपन नहीं लेते हैं।
जीरो बाद में आ सकता है, जीरो पहले का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए जीरो अपन बाद में लिख सकते हैं मगर अवयव की पहले नहीं लिख सकते। तो ये अपने पास होगा 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनका योगफल कितना होता है 8। तो ये भी एक निर्धारित अपने पास क्या प्राप्त हो गया, समूचे। इसी तरह से तीसरे का चौथा सवाल, x एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है। देखिए इधर डी, x अभाज्य संख्या, कैसी संख्या है, अभाज्य, जो 60 का भाजक है, 60 का भाजक है। तो अपन यहां देख सकते हैं x एक अभाज्य संख्या है जो 60 का क्या है, भाजक है। अब 60 का भाजक किस तरह है, देखिए आपको ऐसी संख्या बताए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो अपनी खुद की टेबल में आती है, दूसरों की टेबल में नहीं आती। जैसे अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो 2 की टेबल में 60 आते हैं, 3 की टेबल में 60 आते हैं, 4 और 4 की टेबल में 60 आते हैं मगर 4 अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह 5 अभाज्य संख्या है, ये ऐसी संख्या है जो खुद की टेबल में आती है, दूसरों की टेबल में नहीं आती। 5 की टेबल में 60 आते हैं, अभाज्य संख्या है। इसी तरह से 6 ले लिया तो अभाज्य संख्या नहीं है। 7, अब 7 अभाज्य संख्या तो है मगर उसकी टेबल में 60 नहीं आते। तो अपन को ऐसी संख्या लेनी है जो खुद की टेबल में आती हो और अभाज्य भी हो। तो अपने पास ये 3 संख्या है, 2, 3, 5। ऐसा आप आगे और संख्या दे सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ 13। अब 13 अभाज्य संख्या तो है मगर 13 की टेबल में 60 नहीं आते। तो अपन को ऐसी संख्याओं का चयन करना है जिसकी टेबल में यानी भाग 60 में भाग जाता भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। तो ऐसी संख्याओं का अपन को क्या करना है, निर्माण करना है। तो ये ऐसी संख्या मेरे पास है 2, 3 और 5। इसी तरह से तीसरे का 5वां सवाल, ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री, TRI, इसमें स्पेलिंग दे रखी है TRIGONOमेट्री, METRY। इसका भी आपको क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है। जो समान अक्षर होते हैं उनको एक बार लिखा जाता है। तो सबसे पहले बात करता हूं TRIGONME, आ गया, R आ गया, Y। यानी जो समान अक्षर होते हैं उनको एक ही बार रिपीट किया जाता है। जैसे यहाँ अपन देख सकते हैं T कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो T को कितनी बार लिखना है, 1 बार। यहाँ पर अपन देख सकते हैं R भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो R को भी कितनी बार लिखना है। यानी जो समान अक्षर होते हैं उनको एक बार लिखा जाता है। यह समुच्चय का एक नियम है जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है, अवयवों के बीच कॉमा लगाई जाती है, मंजिला कोष्ठक में लिखा जाता है और समान अक्षर को एक बार लिखा जाता है। ये समुच्चय के कुछ क्या है, नियम। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरे के मैंने 5वां सवाल करवा दिया। इसी तरह से इसका 6वां सवाल भी देख लीजिए। F बराबर दिया हुआ है बेटर, BETTER। तो समान अक्षर को आपको कितनी बार लिखना है, एक बार। तो बेटर के अक्षर का समुच्चय क्या बन जाएगा, BETR। कितने अक्षर बने अपने पास, 4 अक्षर बने। तो इस तरह से अपन कोई भी अवयव, यानी ये जो चीज अपने को दे रखी है वो समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है और निर्माण रूप से अपने किसमें बदला, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप के अंदर जो अवयवों की संख्या रहती है वो क्या रहती है, निश्चित रहती है। ये चीज अपने को बार बार क्लियर करनी है जिससे अपने क्या सवाल कहीं गलती होने की मिस्टेक नहीं रहे। सिंपल मैं आपसे वापस आपको बताना चाह रहा हूँ, रोस्टर रूप का मतलब होता है कि अवयवों को सेम फॉर्म और निश्चित रूप में लिखना। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 1 से लेकर 20 तक आप सम संख्याओं की संख्या बताइए, तो मैंने आपको ये निश्चित दे दिया, तो आप सम संख्या बता सकते हैं 1 से लेकर 20 तक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, आपने फिक्स ये कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने 1 से लेकर 20 तक संख्या दे दी और आपसे पूछे कैसी संख्या है, तो आप बता सकते हैं ये 20 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो वो हो गया समुच्चय निर्माण रूप। इसी तरह से मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 अपने सामने इस प्रकार है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1। अगला आपसे सवाल पूछा है समुच्चय निर्माण रूप। कौन सा रूप पूछा है? समुच्चय निर्माण रूप आपको सवाल दिया हुआ है। तो समुच्चय निर्माण रूप कैसे ज्ञात करते हैं वो भी देख लीजिए। इन्होंने अपने साथ चौथे के अकॉर्डिंग, तीसरे सवाल में था आपके पास रोस्टर रूप, चौथे सवाल में अपने से पूछा निर्माण रूप। देखिए सवाल, पहला सवाल 3, 6, 9, 12 कौन सा रूप है ये? रोस्टर रूप। किसमें बदलना है? निर्माण रूप में। देखिए ये आपको संख्या क्या दिख रही है? ये सब 3 की टेबल में आती है। 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है। तो अपन क्या लिखेंगे? x एक 3 का भाजक है, 3 का भाजक है, या ये कह सकते हैं 3 का गुणज है। गुणज का मतलब ये ऐसी संख्या है जो 3 की टेबल में आती है। भाजक को, गुणा को, क्या 3 की टेबल में 3 आते हैं, 6 आते हैं, 9 आते हैं, 12 आते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं ये 3 का या तो क्या है? गुणज है, या ये कह सकते हैं 3 का क्या है? भाजक है। दूसरा सवाल आप देखिए इसी तरह से, एक सवाल आपके सामने 2, 4, 8, 16, 32। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ये ऐसी संख्या है जो 2 की टेबल में आती है। तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं। और कैसी संख्या है? सम संख्या भी है। तो x एक पूर्ण 2 की घात में है। किस घात में? पूर्ण 2 की घात n के रूप में है। जैसा आप देख सकते हैं इधर, जैसे मैंने जनरल लिखा, n की जगह मैंने 1 रखा, तो 2 की घात ये कितना होता है? 2 रखूंगा, 2 की घात 2 कितना होता है? 4 स्क्वायर करने पर। 3 रखूंगा, 2 की घात 3 कितना होता है? 8। 4 रखूंगा, 2 की घात 4 कितना होता है? 16। इसी तरह से संख्याओं का क्या और आगे के क्रम में बढ़ता जा रहा है। या ये कह सकता हूं ये कैसी संख्या? सम संख्या। मगर इसके अंदर क्या अंतराल यहाँ टूट रहा है, इसलिए अपन कह सकते हैं ये 2 की घात किस रूप में होगा? n के रूप में। चौथे का तीसरा सवाल अपने सामने है इस प्रकार 5, 25, 125, 625। तो अपन यहां लिख सकते हैं x एक 5 की घात n के रूप में, 5 की घात n के रूप में है। जैसे मैंने यहाँ 5 की घात 1 रखा, n की घात 1, तो यहाँ 5 की घात 1 कितना हो जाएगा? 5। n की जगह 2 रखा, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25। 3 रखा, तो 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा? 125। 4 रखा, तो कितना हो जाएगा? 625। तो ये जो रूप है वो किसका है? 5 की घात कौन सा रूप है? n रूप। ये जो अपना कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप, यानी समुच्चय का निर्माण किस रूप में हो रहा है उसको अपन को आइडेंटिफाई करना। जैसे मैंने आपको आगे भी कहा है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं 1, 3, 5, 7, 9, तो आप तुरंत बता दो कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो ये कहलाता है समुच्चय निर्माण। मैं आपसे पूछूं आप बताइए विषम संख्या बताइए 10 तक, तो आप बता सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो ये हो गया रोस्टर रूप, यानी निश्चित अवयवों की संख्या होती है वो रोस्टर रूप। उसका निर्माण कहां से हो रहा है? वो कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप। तो ये अपने पास थे चौथे के 3 सवाल। इसी तरह से मैं आपके सामने एक चौथा क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूं 2, 4, 6 ... अब आपको सामने दिखाई दे रहा है 2, 4, 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो आप यहां लिखेंगे x एक 2 का, या तो ये कह सकते हैं 2 का गुणज है, या एक सम संख्या के रूप में है। सम संख्या के रूप में, सम संख्या के रूप में है। ये अपने पास कैसी संख्या आ गई? सम संख्या आ गई। इसी तरह से 5वां सवाल आप देखिए। 5वां सवाल है 1, 4, 9। 1, 4, 9 लास्ट पे दे रखा है 100। तो इसको भी अपन देख सकते हैं। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग 81। 10 का वर्ग 100। तो ये अपने पास कैसी संख्या है? सम और विषम दोनों आ रही है। तो अपन को इसको जनरली कहेंगे प्राकृत संख्याओं का वर्ग। तो x एक
प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। कैसी संख्या है यह? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। तो ये अपने पास कौन सा रूप आया? समुच्चय निर्माण रूप। तो आज अपने एक्सरसाइज 1.1 के अकॉर्डिंग 4 सवालों का अपन ने अध्ययन किया। इसी तरह से अपने पास आता है 5वां सवाल। तो 5वां सवाल भी अपन देख सकते हैं आगे। 5वां सवाल अपने पास किस रूप में है? क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध कीजिए सभी अवयवों को। तो समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। जैसे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं पहला सवाल, a बराबर x, x एक प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। कौन सा रूप है आप बता सकते हैं? समुच्चय निर्माण रूप। आपको क्या करना है यहाँ पर? इसको समुच्चयबद्ध करना है। समुच्चयबद्ध का मतलब विषम प्राकृत संख्या आपको बतानी है। तो x एक कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। तो कैसी, सम है या विषम? तो इन्होंने कहा है विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1, 3, 5, 7 चलती रहेगी। तो ये कैसा है? विषम संख्या तो है मगर परिमित है या अपरिमित? तो ये कैसी हो जाएगी? अपरिमित। अपरिमित का मतलब होता है इसका कोई फिक्स नहीं, अब अनंत तक हो सकती है। ये समुच्चय है विषम संख्या मगर कैसे रहेगी? अपरिमित। इसी तरह से दूसरा सवाल आपके इन्होंने आपके सामने रखा है b बराबर x, x एक पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या है। इसमें आपको दे रखा है -1/2 x 9/2। तो इसके अंदर आपके पास दोनों के अंदर जो हर है वो क्या है? समान है। हर की संख्या क्या रह रही है? समान। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कौन कौन से समुच्चय बनेंगे, फिक्स हो गया। इनके बीच की संख्या कौन सी होगी? तो -1 से लेकर इनके बीच की कौन कौन सी संख्या? तो -1/2, 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2। तो ये कैसा हो जाएगा? परिमित। जो अपन को पता चल गया कि -1 से लेकर कहां तक है? 9 तक है। तो ये जो समुच्चय बनेगा वो कैसा बनेगा? परिमित बनेगा। तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 5वें के अकॉर्डिंग दूसरा सवाल। इसी तरह से अपन देख सकते हैं तीसरा सवाल, c बराबर x। c बराबर दे रखा x और x क्या है? एक पूर्णांक। x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? देख सकते हैं आप, x²। अब यहां पर इन्होंने कह दिया 4 के बराबर है और सबसे बड़ा ही 4 है। तो कौन कौन सा होगा? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। 4 के या तो बराबर होगा या सबसे बड़ा ही 4 है। अब आप 3 नहीं ले सकते। अगर आप x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। तो 9 क्या हो जाएगा? अपने सबसे बड़ी संख्या इन्होंने कितनी बताई? 4। तो इसके अंदर जो अवयवों की संख्या कितनी होगी? 1 और 2। तो जो कैसी है? परिमित है या अपरिमित? परिमित है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5वें के अकॉर्डिंग तीसरा सवाल था। इसी तरह से मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक इन्होंने दे रखा है d बराबर x, x लॉयल शब्द का। क्या पूछा आपको? लॉयल शब्द का एक अक्षर है। इन्होंने कहा है x, x एक लॉयल शब्द का अक्षर है। तो लॉयल शब्द का इधर क्या अक्षर है? मैंने कहा था आपको जो सिंबल रिपीट हो रहे हैं उनको आपको कितनी बार लिखना है? एक बार। तो L आ जाएगा, O आ जाएगा, Y आ जाएगा, A आ जाएगा। तो ये भी अपने पास कैसा है? परिमित।
परिमित और अपरिमित के अंदर अपने को उसकी पहचान हो सकती है। ये कौन से अवयवों की संख्या निश्चित है, वो परिमित, कौन से अवयवों की संख्या अनिश्चित है तो वो हो जाएगा अपरिमित। तो ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर आपके पास में क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, लगभग 6 क्वेश्चन इन्होंने पूछे, तो 4 तक अपने पास आ गए। इसी तरह से मैं आपके सामने 5वां सवाल भी लेके जा रहा हूं। 5वां सवाल इन्होंने पूछा है अपने सामने, 5वां है कि 5वां सवाल ये पूछा है कि x वर्ष एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। आपसे पूछा है x वर्ष का महीना है, वर्ष का महीना है, 31 दिन नहीं होते हैं। तो आपसे ये पूछे 31 दिन नहीं होते, 31 दिन नहीं होते, तो 31 दिन नहीं होते तो ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिसके अंदर 30 दिन होते हैं, उसको अपन को क्या करना है, आइडेंटिफाई। तो 30 कहाँ कहाँ होते हैं, यानी 31 दिन ही होने चाहिए। जनवरी को छोड़िए, तो उसके बाद क्या आता है फरवरी के बाद क्या आता है मार्च में वापस कितने दिन होते हैं 31। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा अप्रैल के बाद कौन सा हो जाएगा मई में 31 होते हैं। फिर जून, फिर वापस जुलाई में कितने दिन होते हैं, जुलाई में वापस 31 दिन होते हैं। अगस्त में वापस 31 दिन होते हैं। सितंबर में वापस 30 होते हैं। अक्टूबर में वापस 31 होते हैं। नवंबर में वापस 30 होते हैं। दिसंबर में वापस 31 होते हैं। और जो लीप वर्ष होता है तो फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं, मगर इन्होंने कहा 31 दिन नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी दिन हो सकते हैं 28, 29 या 30। तो अपने पास फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ये ऐसे महीने हैं जिसके अंदर 31 दिन नहीं होते। तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग लगभग 6 सवाल दे रखे हैं। मैंने 5 सवाल को आपको समझा दिया कि अवयवों को किस तरह से सूचीबद्ध करते हैं। 6ठा सवाल एक और है, उसको भी अपन देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सवाल आपसे पूछा है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है, अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन जो के से पहले आता है, तो कौन कौन से हैं जो आपको पता होने चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन, अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन जो के से पहले आता है, के से पहले आता है, तो आपको पता होना चाहिए व्यंजन होना चाहिए और के से पहले आना चाहिए। तो ए होगा नहीं, ए कैसा है स्वर, बी सी डी, ई होगा नहीं, उसके बाद होगा एफ जी एच, आई होगा नहीं, के से पहले आता है, और जे होगा जी एच आई, आई होगा नहीं, जे के। तो के से पहले आना चाहिए और व्यंजन होना चाहिए। तो इसके अंदर भी अवयवों की संख्या क्या है अपने पास निश्चित। तो ये अपने पास हुआ एक्सरसाइज 1.1 के अकॉर्डिंग कौन सा सवाल था, 5वां सवाल था, जिसके अंदर आपको समुच्चय को क्या करना था, सूचीबद्ध करना था। तो इस तरह से अपन एक्सरसाइज 1.1 का 5वें का अपन ने अध्ययन किया। तो जो 6ठा सवाल है आपको, उसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ मिलान करना है। आपको एक साइड में दे रखा है रोस्टर रूप और एक साइड में दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप। आपको 6ठे सवाल के अकॉर्डिंग बुक के अंदर आपको क्या करना है, मिलान करना है। इस तरह से जो अपने सेट के अंदर यानी समुच्चय के अंदर जो अपने 3 टॉपिक का आपने अध्ययन किया था, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के अवयव कैसे ज्ञात करते हैं, समुच्चय के अंदर रोस्टर रूप व निर्माण रूप कैसे ज्ञात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइज 1.1 का अध्ययन किया। बार बार इस वीडियो को देखें और उसको बार बार कॉपी के अंदर उसका प्रयास करें, जिसके अंदर आपको रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप, अवयवों की संख्या, जिसके बारे में आपको एकदम अच्छी तरह से आपको सब चीजें समझ में आ जाए। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने नया जो शिक्षण बिंदु को लेकर चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपन एक्सरसाइज का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।